हाँ जी, चलिए नमस्कार, वेलकम। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही अच्छा होंगे। तो चलिए हम लोग पहुंच गए हैं पार्ट 3 में। इससे पहले हम पार्ट 1 और 2 कंप्लीट कर दिए हैं। यदि आपसे नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उन सभी का जो है ना लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। और बहुत जल्दी आपका फीस खत्म होने वाला है, ठीक है ना? थोड़ा रैपिड के खींचेंगे। चलिए हम लोग पदार्थों का जो है ना प्रकार पर हम लिए थे। हमारा था पहला क्या? पारदर्शी पदार्थ था, है ना? तो पारदर्शी मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जिसमें कि प्रकाश किरणें आसानी से आर पार हो सकती है, उसको कहते हैं हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन इसका है वैसे पदार्थ जिन्हें प्रकाश किरणें आसानी से पार कर जाती है उसे कहते हैं हम लोग क्या? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा कांच, पानी, हवा, ये सभी क्या आपका पारदर्शी पदार्थ है, यानी ऐसे पदार्थ जिन्हें प्रकाश किरणें आसानी से पार कर जाती है। ठीक है, चलिए चल रहा है इससे वीडियो, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है अपारदर्शी पदार्थ। देखिए, अपारदर्शी मतलब होता है, अ का अर्थ होता है नहीं, अ का मतलब क्या होता है बच्चों? अ का मतलब होता है नहीं, पारदर्शी मतलब हुआ आर पार होना, यानी कि ऐसा पदार्थ जिनमें प्रकाश किरणें आर पार नहीं हो पाती, अर्थात यानी ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश किरणें नहीं गुजरती है। देखिए यहाँ पर कि वैसे पदार्थ जिन्हें प्रकाश किरणें आसानी से, यानी कि प्रकाश किरणें पार कर ही नहीं पाती, आसानी तो छोड़िए ना, पार कर ही नहीं पाती है, उसे कहते हैं हम लोग क्या? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, अलकतरा समझते हैं जो रोड में दिया जाता है, काला अलकतरा, पेंट हो गया, है ना, मोटा वाला गत्ता हो गया, धातु की प्लेट हो जाएगा, मोटी किताब हो जाएगी, और व्हाइट बोर्ड हो जाएगा। इसी बोर्ड जो है ना हमारा अपारदर्शी नहीं है, इधर से फोकसिंग मारेगा ना उधर नहीं निकलेगा, है ना? यानी कि ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश किरणें पार नहीं हो पाती है उसे कहते हैं हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा है पारभासी पदार्थ। देखिए, पारभासी का मतलब होता है कि इनमें प्रकाश किरणें तो पार होगी बट अंश के रूप में, पूरा पूरा पार नहीं हो पाएगा। यह पारदर्शी नहीं है, यह पारभासी है, यानी इसमें प्रकाश किरणें तो पार होगी बट जो है ना क्या होगा? अंश के रूप में थोड़ा थोड़ा पार होगा। वैसे पदार्थ जिन्हें प्रकाश किरणें अंशतः मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, जैसे कि तेल लगा हुआ कागज पर टॉर्च मारिएगा ना, टॉर्च का रोशनी तो बाहर होगा बट पूरा पूरा बाहर नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा बाहर होगा। ठीक है ना, पूरा फ्रेश दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जो अंशतः पार कर पाती है उसे कहते हैं हम लोग क्या? पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, कांच घिसा हुआ, फ्रेश कांच नहीं, घिसा हुआ कांच मतलब कांच में दाग लगा हुआ। ठीक है, आपका हो जाएगा कुहासा। देखते हैं ना कुहासा समय में दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है ना, इसलिए तो जाकर में एक्सीडेंट हो जाता है। रक्त, रक्त का मतलब खून, ब्लड, इसमें टॉर्च मारेंगे ना, प्रकाश किरणें पार तो होगा बट जो है ना थोड़ा थोड़ा अंश के रूप में पार होगा। ठीक है, हल्के बादल का दिन, यानी हल्का बादल, कुहासा वाला बादल होना चाहिए। ये सभी हमारा क्या था? पारभासी पदार्थ था। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परिकिरणन। यह प्रकाश का परिकिरणन क्या होता है? देखिए, अभी हमें जो भी वस्तु दिखाई पड़ती है, जैसे मान लिया जाए मेरे पास यह पेन है ना, यह दिखाई पड़ता है, इसका वजह देखने की वजह क्या है कि प्रकाश किरणें इस पर पहले पड़ा होगा, पड़ने के बाद यह क्या हुआ, इससे जितना कैपेसिटी इसका है प्रकाश को एब्जॉर्ब करने का, खींचने का खींच लिया, बाकी बात शेष प्रकाश को हमारे यह जो वायुमंडल है इसमें छिड़िया दिया, यानी परिकिरणित कर दिया। परिकिरणित करने के बाद क्या हुआ, इसका जो प्रकाश किरणें है, इससे जो परिकिरणित हुआ रोशनी, प्रकाश जो हुआ वही हमारे आंखों तक पहुंचता है, तब उसको हम लोग देख पाते हैं। कभी कभी देखते हैं ना, छोटा सा सुई जमीन में कहीं पे गिर जाता है, बहुत गौर से देखते हैं क्योंकि वस्तु छोटा है तो उसका प्रकाश का परिकिरण भी क्या होगा? छोटा होगा। बहुत मुश्किल से जब प्रकाश का परिकिरण हमारे आंखों तक पहुंचता है तब हमें वह सुई या छोटी सी वस्तु दिखाई पड़ती है। कहने का मतलब हुआ, जब कोई वस्तु, जब कोई पदार्थ या जब कोई छोटा सा कण प्रकाश किरणों को छिड़िया देती है तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन है कि जब सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें अत्यंत सूक्ष्म कणों पर पड़ती है, यानी छोटे से छोटे कणों पर पड़ती है,
तो वे कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और अवशोषित करने के बाद पुनः उसे चारों ओर छिड़िया देती है। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। और प्रकाश के परिकिरणन के पश्चात ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। तो याद रखिएगा, प्रकाश के परिकिरणन के पश्चात ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो इसका परिभाषा है कि जब सूर्य से चलने वाले प्रकाश किरणें, जैसे मान लिया जाए ये हमारा सूर्य है, ध्यान से देखिएगा सूर्य है, यहां से प्रकाश किरणें आएगा, यहां पर मान लिया कोई वस्तु धरा हुआ है, यहाँ पे कोई क्या है, हमारा वस्तु है, क्या कोई वस्तु है, वहां से आएगा प्रकाश किरणें जो है ना, ये हमारा सूर्य है, यहां से प्रकाश किरणें आएगा किसी वस्तु पर पड़ेगा, तो ये वस्तु क्या करेगा, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को बच्चों यहाँ अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करने के बाद जो है ना, फिर क्या करता है, इसको चारों तरफ वायुमंडल में छिड़िया देता है ना। यह क्या करता है, प्रकाश किरणों को जितना सा कैपेसिटी होता है उतना वह क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने में खींच लेता है, बाकी बात सभी प्रकाश को क्या होता है, वायुमंडल में छिड़िया देती है। वही प्रकाश किरण, ठीक है, हमारे आंखों तक पहुंचता है, तब ये वस्तु में दिखाई पड़ेगा। यानी कि प्रकाश के परिकिरणन के पश्चात ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, नहीं तो नहीं देख पाएंगे, है ना। सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें अत्यंत सूक्ष्म कणों पर जब पड़ती है तो एक कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, पुनः उसे चारों ओर छिड़िया देती है। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश के परिकिरणन कहते हैं। और प्रकाश के परिकिरणन के पश्चात ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या देखने का प्रयास करते हैं, नहीं तो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अब चाहे सूर्य का प्रकाश हो या फिर एलईडी बल्ब हो, कोई भी लाइट हो, है ना, मैंने सूर्य का प्रकाश ही लिया है। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जब कोई कण प्रकाश की किरणों को परिकिरणित कर देता है अथवा चारों तरफ वायुमंडल में फैला देती है, तो इस घटना को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी देखिए, आप ध्यान से, आप सभी सारा जितना को पढ़ा रहे हैं ना, पूरा A to Z आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, आपको पूरा फिजिक्स जो है ना पूरा फुल्ली पढ़ा देंगे, ये भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। इसलिए आप लोग पूरा ध्यान से पढ़िएगा और पूरा इसको नोट बना लीजिएगा, ठीक है, नोट्स बना के रखिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आप बनाए नोट्स मिले तो आप सभी जो है ना टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहां पे सभी पीडीएफ हम डालते रहते हैं, ठीक है। अगला हमारा है प्रकाश का परावर्तन। चलिए, मेरा टॉपिक ही था प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यह परावर्तन क्या होती है, परावर्तन का मतलब होता है बच्चों लौटना होता है, ध्यान देखिएगा, परावर्तन का मतलब लौटना होता है। जैसे मान लिया जाए, चलिए सिंपल सी बात है, हम किताब लेते हैं, दिखाई दे रहा है ना, ये 12th का किताब है। जब प्रकाश किरणें यहां से टॉर्च मारेंगे ना, तो ऊपर नहीं जा पाएगा, उस पार नहीं पहुंच पाएगा, बल्कि यहां से जब यहां से किरण मारेंगे, फोकस मारेंगे, लाइट मारेंगे, तो वह क्या होगा, लौट के आ जाता है। इसमें थोड़ा कम मालूम चलेगा, जैसे आईना होता है ना, आईना दर्पण, उसमें प्रकाश किरण टॉर्च मारेंगे ना, क्या होगा, इधर से मारेंगे वो उधर से निकल जाता है। कहने मतलब हुआ, जब प्रकाश किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर लौटती है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि कहने मतलब हुआ कि प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा है, प्रकाश का किरण किसी वस्तु से टकराकर लौटने को, यानी प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर जो लौटेगा उसे कहेंगे प्रकाश का परावर्तन करते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप फिगर को, ये हमारा कोई समतल दर्पण है, यहां से किरण आया है, टकराने के बाद यहां से वो लौट के चला गया है। यानी जब कोई किरणें किसी वस्तु से टकराने के बाद वह पुनः लौट जाती है, तो लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। देखिए डेफिनेशन, प्रकाश का किरण यानी प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होते हैं बच्चों। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने होते भाई, 2 नियम होते। कौन कौन, पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में, एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए ध्यान से, क्या है यह, देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण, और यहाँ पे हमारा होता है आपतन बिंदु होता है, ठीक है ना। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। यह पहला नियम था। दूसरा क्या होता है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात ई वाला कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण आई कहते हैं, इसको कहते हैं परावर्तन कोण आर कहते हैं। यानी कि कोण आई बराबर
कोण आई जो है मेरे बच्चों वह कोण आर के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण क्या होगा आर, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा बराबर होगा। तो ध्यान रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, दो नियम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपतन कोण किसे कहते हैं बच्चों। देखिए आपको हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल एक पॉइंट जो है ना पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अपना जो है ना फीडबैक जो है ना अपना जो है ना मतलब जो आपको समझ में आता है या फिर नहीं आता है, आपको दिमाग में कितना घुस रहा है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर कुछ कमी रहेगा तो उसमें और सुधार करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, यानी बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। चलिए तो आपतन कोण क्या होता है, देखिए आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण को आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, किससे, आई से। अब देखिए ध्यान से आपतन कोण, ये देखिए ये रहा हमारा कोई समतल दर्पण है। चलिए एकदम आराम से समझिएगा। देखिए अगर आपका फिजिक्स अच्छा रहेगा ना जी, आपका मैथ भी अच्छा रहेगा, क्योंकि फिजिक्स को मैथ का बहन कहा जाता है, ठीक है। तो यहां से प्रकाश की किरणें आएगी, आपतित किरणें, और या तो परावर्तित हो जाती है, और बीच में क्या होता है हमारा अभिलंब होता है। अभिलंब क्या होता है, यदि प्रकाश किरणें बिल्कुल सीधे आएगी ना अभिलंब के द्वारा, वह सीधे निकल जाती है। तो इसका नाम है आपतित किरण, इसका नाम क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण। इसका नाम है बीच में यह हमारा होता है भाई अभिलंब, क्या है, अभिलंब। तो आपतन कोण हमारा ई वाला होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई कहते हैं, क्या कहते हैं, आई कहते हैं। इसको आप अपने तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के साथ बना गया कोण आपतन कोण कहलाता है, या बोल सकते हैं आपतित किरण एवं अभिलंब के द्वारा बनाया गया कोण आपतन कोण कहते हैं, या बोल सकते हैं आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को आपतन कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, आपतन कोण। क्या वही था, आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ, यह देखिए आपतित किरण द्वारा या अभिलंब के साथ जो बनाया गया कोण है भाई, यह हमारा है आपतन कोण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है परावर्तन कोण, वही हो जाएगा परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण परावर्तन कोण कहलाता है। जैसे देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा जी, समतल दर्पण है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे बेस्ट दर्पण जो है समतल ही माना जाता है। चलिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, बीच में क्या होता है, अभिलंब। चलिए हम लोग तो बात करेंगे परावर्तन कोण पर ना। चलिए इसका नाम है परावर्तित किरण। अब बीच में क्या होता है हमारा, ई हमारा है अभिलंब, अभिलंब है। चलिए देखिए ध्यान से, परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपका परावर्तन कोण कहलाता है। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, किससे भाई, आर से, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा कि परावर्तित किरण, देखिए परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है, और परावर्तन कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आर कहते हैं। चलिए अगला हमारा है छाया किसे कहते हैं, छाया। जैसे देखिए आप देख रहे हैं ना, हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से प्रकाश किरणें आएगी, हमारे पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनेगा, उसी अंधेरा क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, छाया कहते हैं, ठीक है। जिससे कि आप शायद थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे मेरा पीछे दिखाई पड़ रहा है ना, वो हमारा छाया है। ये छाया परिभाषा है, यदि प्रकाश किरणें अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो उसके ठीक पीछे एक अंधेरा क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसे हम लोग छाया कहते हैं, शैडो कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, चलिए यह मान लिया जाए कोई व्यक्ति भाई, चलिए चुन्नू मुन्नू हम बना दिए, जब कोई व्यक्ति है, इधर हमारा क्या है, सूर्य किरण है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, सूर्य का किरण है, मतलब सूर्य है, और इधर मेरा कोई दीवार है। जब यहां से प्रकाश किरणें पड़ेगा ना, यहां से पड़ेगा
तो क्या होगा, ऐसा ही काला ऐसा क्षेत्र बनेगा, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, छाया कहते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग अपना भाषा क्या बोलते हैं, छैया कहते हैं। जहां जहां जाते हैं पीछे पीछे जाता है ना। तो जब कोई वस्तु पर कोई अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो उस वस्तु के ठीक पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, उसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, छाया कहते हैं। क्लियर है सबका? सभी लोग कमेंट में कीजिएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए दर्पण, दर्पण क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मिरर कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, मिरर। अब दर्पण क्या होता है, देखिए वैसे पदार्थ को दर्पण कहते हैं, वैसे पदार्थ जो प्रकाश की किरणों को निश्चित नियमों के आधार पर परावर्तित करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। वस्तुतः यह दर्पण जो है यह खोखले गोला का कांच का बना होता है, ठीक है ना। ठीक है, एक्चुअली दर्पण होता नहीं है, बल्कि कांच को काट के पीछे पेंट कर देते हैं, है ना, पीछे पेंट कर देते हैं तो दर्पण हो जाता है हमारा। यह कांच के बने होते हैं जिनका एक भाग पेंट किया गया होता है और दूसरा भाग जो है ना एकदम पॉलिश किया गया होता है, जो कि इसको हम परावर्तक सतह कहते हैं। और इसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, यह भाग परावर्तक सतह कहलाता है। देखिए मान लिया जाए कोई ठोस नहीं, खोखला गोला होता है, ठीक है ना। मान लिया जाए कि हम किसी कांच को यहाँ ला लिए, ये मेरा कांच है, पीछे क्या करेंगे, यहाँ पे चलिए हमारे कांच को हम ऐसे ही खड़ा कर देते, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी यह कांच में आर पार दिखाई पड़ता है, क्या है, आर पार। इसे मान लिया जाए सर्किट के लिए, चलिए ए मान लिया जाए मेरा कांच है, क्या भाई, यह हमारा कांच है, आर पार दिखाई पड़ता है, यह हमारा क्या जी, कांच है। ये तो पन्ना है ना कि माना कि कांच है, ठीक है ना, मान ले कांच है, यह आर पार दिखाई पड़ता है, जो कांच है तो इधर से उधर दिखाई पड़ेगा। लेकिन जैसे ही इसके पीछे पेंट कर देंगे उधर का वस्तु दिखाना बंद हो जाएगा और हमें जो है ना, हमारा जो है ना प्रकाश लौट के आएगा नहीं, मेरा फेस यहाँ दिखाई पड़ेगा, है ना। यानी कि कांच में जब हम लोग पेंट कर देते हैं, पट्टी में पेंट कर देते हैं, पेंट करने के बाद वो हमारा क्या, दर्पण बन जाता है। जब पेंट को नहीं करेंगे तो हमारा सिर्फ नॉर्मल से क्या होगा, कांच होगा, खोखला कांच होगा। तो दर्पण जो है ना खोखला कांच का काटा या घिसा हुआ भाग होता है, जिसके एक भाग हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, तब जो है ना वो हमारे देखने लायक हो जाता है, तब मतलब उससे प्रकाश परावर्तित होती है, तो बस आर पार हो जाएगा, ठीक है। तो मान लिया जाए यहां मेरा क्या है, कांच है, बिल्कुल प्लेन है, एक पट्टी पेंट कर देते, चलिए ये पेंट कर दिए हम, अब यहाँ पे कर दिए हम पेंट, करने के बाद इधर हो गया पिछला हिस्सा, इधर खड़े होकर आराम से मुंह देखेंगे ऐसे हम लोग अपना, है ना। तो ये मेरा कौन दर्पण है, समतल है। ये जो भाग है, ये वाला जो हिस्सा है, ये पीछे मेरा क्या हो गया, कलई हो गया, कलई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट करते हैं। पीछे हम क्या करते हैं भाई, पेंट कर दिए। और यह हमारा जो भाग हो गया, यहां से प्रकाश किरणें आएगी तो क्या हो जाएगी, यहां से परावर्तित हो जाती है, क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो यह मेरा जो है ना पॉलिश का क्या भाग हो गया, यह भाग जो है ना हमारा अगला वाला हिस्सा हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। क्लियर है सर आपका? अब आते हैं दर्पण के प्रकार में। परावर्तक सतह के आधार पर दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, दूसरा होता है गोले दर्पण स्फेरिकल मिरर। तो दर्पण हुआ दो तरह का, एक हुआ समतल दर्पण और एक हमारा हुआ गोलीय दर्पण। चलिए अगला हमारा है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, यानी कि प्लेन मिरर क्या होता है, वैसे दर्पण जिनके परावर्तक सतह, ये आपका सतह हो जाए, परावर्तक सतह समतल हो तो समतल दर्पण कहलाते हैं। जैसे कि ये देखिए अभी बना रहे थे समतल ना, यहाँ पेंट कर देते हैं, बिल्कुल यहाँ प्लेन है, हमारा हो गया समतल दर्पण। यहां से किरणें इसमें पड़ेगा तो यहां से दर्पण लौट जाएगा बेचारा, यह हमारा क्या हो गया, समतल दर्पण है, यह हमारा समतल दर्पण है, ठीक है। अब गोलीय दर्पण, दर्पण हुआ दो तरह का, एक हमारा हुआ समतल दर्पण और एक हमारा हुआ गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण जिसका कि परावर्तक सतह बिल्कुल प्लेन होता है उसको बोलते हैं समतल दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण, वैसे दर्पण
जिनके परावर्तक सतह वक्र हो, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा गोल हो, है ना, वक्र हो, गोले दर्पण कहलाते हैं। और गोले दर्पण जो है ना यह वस्तुतः कांच के खोखले गोले का काटा या घिसा भाग होता है। जैसे देखें जरा ध्यान से, ये हमारा कोई कांच है, यह दर्पण नहीं, यह कांच है। क्या है भाई? कांच है। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको काट देंगे। क्या करते हैं, चलिए यहां से पॉइंट ए पॉइंट बी से काट दी, पॉइंट सी और पॉइंट डी से काट दी। जब इसको काटेंगे ना, जब इसको यहां बीच में केंद्र हुआ, इसको काटेंगे तो यहां से कटेगा, ठीक है ना, यहां से काटेंगे। काटेंगे तो हमारा जो है ना बच्चों, ई वाला हिस्सा बाहर निकल जाएगा। और इधर का काटेंगे तो ई वाला हिस्सा बाहर निकल जाएगा। ई वाला हिस्सा हमारा ए हो गया, और ई हमारा बी हो गया, ई हमारा सी हो गया, ई हमारा डी हो गया। ठीक है, देखिए ये दोनों काट के निकाल दिए। अब देखिए, अब सवाल यहां देखिए, अब इसको कौन दर्पण कहते, इसको कौन दर्पण कहते। जब हम इस दर्पण के इधर अंदर में पेंट कर देंगे, अंदर में अभी कांच था, पेंट करेंगे तभी ना दर्पण बनेगा, नहीं तो कांच में अर्पण दिखाई पड़ेगा। तो दर्पण बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कांच को पेंट करेंगे, एक पट्टी पेंट करेंगे। चलिए यह खोखला कांच था, गोला वाला था, इसको पेंट कर दिए। चलिए ये हमारा दर्पण बन गया। जब इसके यह परावर्तक सतह हो गया, जब यह उठा हुआ रहेगा, इसका नाम रहेगा हमारा उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? हमारा उत्तल दर्पण। अब जब इसका इधर पेंट करेंगे ना बच्चों, इधर पेंट करेंगे तो इसका नाम पड़ जाता है अवतल दर्पण। इसका नाम क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। तो एक बात आप लोग को समझ में आया कि गोलीय दर्पण था, गोलीय दर्पण को जब हम काटे तो दर्पण दो तरह का मिला, एक मिला हमारा उत्तल दर्पण, एक हमारा मिला अवतल दर्पण। इसका मतलब यह होगा बच्चों कि गोलीय दर्पण जो है, यह हमारा गोलीय दर्पण जो है वह दो तरह का होगा। कौन कौन? एक हमारा हुआ उत्तल दर्पण और एक हमारा हुआ अवतल दर्पण। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण को लाडलो, उत्तल दर्पण को जो है ना हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल को अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है, और अवतल को लाडलो अभिसारी दर्पण के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या होगा, यहाँ पे केंद्र हो जाएगा सी, इसका भी सी होगा। यह सी सब क्या है आपको बताएंगे भी, ठीक है ना, ऐसे मत लीजिए, एक एक भाग बताएंगे। चलिए आते हैं। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, समझा रहे थे ना, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल हुआ था और एक अवतल हुआ था। क्लियर है ना सबका? तो वैसे गोलीय दर्पण जिनके परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, यानी उठा हुआ हो, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। देखिए ये जो दर्पण था याद है, अभी बताए थे, इधर पेंट करेंगे, इधर पेंट, ये हमारा है कौन दर्पण है, ये हमारा उत्तल दर्पण है। तो अच्छा बनाते फिगर को। चलिए यह ए और यह बी, ठीक है ना, यहां हमारा होता है, चलिए इसको लिख देते हैं, प्रधान अक्ष हमारा होता है यह पी, यहाँ पर सी। ये प्रधान अक्ष क्या होता है, पी क्या होता है, सी क्या होता है, आपको हम सब बताएंगे। बस अभी इतना समझना है, इस दर्पण का नाम क्या है, उत्तल दर्पण है। इधर से प्रकाश करने पड़ेगा, ये वाला हिस्सा हम लोग दर्पण अगला हिस्सा कहते हैं, और पीछे जो पेंट हुआ है ना, पीछे पेंट होगा तो पिछला हिस्सा ना हो जाएगा, आगे पेंट तो क्या हुआ नहीं, आगे हमारा फेस रहेगा, देखेंगे। तो ये वाला होगा दर्पण का पिछला हिस्सा, ये अगला हिस्सा, ये हमारा कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, चलिए हमारा अब है अवतल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। वैसे गोले दर्पण जिनके परावर्तक सतह दबे या धंसे हुए हो, क्या हो, दबा या धंसा हुआ हो, ऐसा होना चाहिए। एक दर्पण का पिछला हिस्सा हो गया, अगला हिस्सा कहते हैं दर्पण का परावर्तक सतह कहते हैं, ये सी और इसका नाम डी। ये वाला जो हिस्सा हुआ दर्पण का परावर्तक सतह हुआ, क्या हुआ जी, परावर्तक सतह हो गया। इसको लेंगे प्रधान अक्ष, इसको बोलते हैं ध्रुव, यहाँ होगा सी। ठीक है, ये हमारा है अवतल दर्पण है, इसका परावर्तक सतह दबा या धंसा हुआ है। क्लियर है सबका? और याद रखिएगा अवतल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, इस सब का ऑब्जेक्टिव में आता है।
चलिए वक्रता केंद्र क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या होता है? कोई गोले दर्पण कांच के जिस खोखले या गोले का कटा या घिसा भाग होता है उसे हम लोग गोले दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। कहने का मतलब हुआ, देखिए ए हमारा हो गया भैया उत्तल दर्पण, या पेंट करेंगे तब ना भी, चलिए पेंट कर देते हैं यानी कलाई कर दिए। ए हमारा हो गया उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो ज्यामितीय केंद्र होता है इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और अवतल में भी कर लेते हैं हम लोग, इधर पेंट करेंगे, ए इसको कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको वक्रता केंद्र, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। चलिए अगला हमारा है ध्रुव। अब दर्पण का ध्रुव क्या होता है? किसी गोले दर्पण का अपना जो है ज्यामितीय केंद्र होता है, उसी केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चलिए फिर से एकदम आराम से समझिएगा, ठीक है ना, कोई हड़बड़ नहीं। आप जितना अच्छा तरह से पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए ये हमारा हो गया प्रधान अक्ष। ये जो यहाँ पर होता है इसको बोलते हैं पी कहते हैं, पी यानी कि पोल अर्थात ध्रुव हिंदी में कहेंगे। सी एंड डी ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। ये हम क्या कर रहे हैं जी? ये जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पता है क्या, पेंट कर रहे हैं। अब यहां लाके पेंट नहीं करेंगे, पेंट करने का किताब ये तरीका है। इसको कहते हैं ध्रुव, पी कहते हैं। चलिए याद रखिएगा ना, इसको ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र होता है यानी कि वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दो को पढ़ लिए हम लोग। अगला है प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। किसी गोले दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को, सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। इसको हम लोग मुख्य अक्ष भी कह सकते हैं, है ना। देखिए ये हमारा दर्पण का हो गया ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र। वही था कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली जो सरल रेखा होती है, अर्थात ये वाला जो रेखा दिखाई पड़ रहा है ना, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो सरल रेखा है, इसी रेखा का नाम क्या है? दर्पण का ध्रुव अति कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं या फिर मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए प्रधान अक्ष, इसको पेंट कर देते भैया, तब हमारा होगा उत्तल दर्पण। ये हो गया उत्तल दर्पण। और यहाँ पे देखिए इधर पेंट कर देते हैं भाई उनका। दर्पण का ध्रुव हो गया, दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष, या इसको आप मुख्य अक्ष भी कह सकते हैं भाई। मुख्य अक्ष भी इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष भी कहते हैं, याद रखना चाहिए। चलिए पूरा खत्म होने के बाद आपको एक बार में सब चीज समझा देंगे अच्छी तरह से, ठीक है ना। अभी अलग अलग बता रहे हैं ना। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? किसी गोले दर्पण में वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, और वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से सूचित करते हैं। चलिए ये रहा हमारा उत्तल दर्पण, समझेगा ध्यान से। कौन दर्पण है भाई? हमारा यह उत्तल दर्पण है। और ये हमारा क्या हो गया? ये प्रधान अक्ष हो गया। इसको क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव कहेंगे, इसे कहेंगे वक्रता केंद्र कहेंगे। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ना था। किसी गोले दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव, देखिए वक्रता केंद्र तो आपका ई वाला हो गया सी, दर्पण का ध्रुव हो गया पी, इसका जो बीच का जो दूरी है इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, यहां से यहां तक। क्या समझ में आया? नहीं आया? बिल्कुल समझ में आएगा भाई। फिजिक्स हम पढ़ाए और आप लोग को समझ में ना आए, ये हो नहीं सकता है ना। इसको क्या कहते हैं बच्चों?
इसको कहते हैं प्रधान अक्ष। इसको क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और ई क्या होता है यहाँ पर? सी यानी कि दर्पण का वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र और दर्पण का ध्रुव के बीच का जो दूरी होता है जहां से यहां तक, उसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं भाई? आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में एकदम आराम से आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भैया। चलिए आगे बढ़ा जाए, हो गया ना? चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब फोकस किसे कहते हैं जी? फोकस किसी दर्पण से परावर्तित किरणें वास्तविक या आभासी रूप से जिस बिंदु पर अपसरित या अविसरित या अपसरित होती भी महसूस होती है, तो उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। या फिर अपना भाषा में बोल सकते हैं कि जैसे प्रकाश किरणें पड़ती है, पड़ने के बाद जिस बिंदु से होकर लौटती है ना, उसी बिंदु हम लोग बोलते हैं फोकस बिंदु। या इसको ये बोल सकते हैं, यह वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु होता है। इसको एफ से, यानी बड़की एफ, ध्यान रखिएगा, बड़की एफ से सूचित किया जाता है। जैसे आप देखिए, ये हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। ये क्या हमारा है? प्रधान अक्ष है। इसको क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे वक्रता केंद्र कहेंगे। और देखिए ध्यान से, यहां से यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक इसका जो मध्य बिंदु होता है उसको बोलते हैं फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। देखिए ना, वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु है ना, वक्रता त्रिज्या का जो मध्य बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है। कहने मतलब हुआ, यहां से यहां का दूरी हमारा वक्रता त्रिज्या हो गया, इसका ठीक जो बीच में होगा बिंदु, उसे कहेंगे फोकस बिंदु कहेंगे। क्या दूसरा इस डिफिनेशन समझिए, यदि कोई प्रकाश किरणें दर्पण में पड़ती है तो वास्तविक या आभासी रूप से वह जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसका नाम है फोकस बिंदु। वो फोकस से गुजरती है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए, इस दर्पण का ध्रुव हो गया, दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया। तो दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र का ठीक जो मध्य बिंदु होता है उसे कहते हैं फोकस बिंदु कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरणें दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद इसी फोकस से होके गुजरती है, चाहे वास्तविक रूप से हो या काल्पनिक रूप से हो। तो इस दर्पण में जो है ना, इसमें उत्तल में हमारा लौटता है काल्पनिक और अवतल में लौटता है वास्तविक रूप से। तो इस सभी प्रक्रिया हम लोग जानेंगे। बस इतना को हम समझा रहे थे कि फोकस बिंदु क्या होता है। आपका होता है दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु कहते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए, अगला हमारा है फोकस दूरी। अब फोकस दूरी क्या होता है? किसी दर्पण की फोकस, देखिए फोकस बिंदु एवं ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे छोटकी एफ से सूचित करते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ, चलिए भैया, ए रहा हमारा दर्पण। कौन दर्पण? तो उत्तल दर्पण होगा हमारा। चलिए यह हम कर देते हैं इसको पेंट आराम आराम से। और यह हमारा क्या हो जाएगा? प्रधान अक्ष हो जाएगा। इसे कहते हैं दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कहते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र। और यहां पर होता है हमारा फोकस बिंदु, जिसको बड़की एफ कहते हैं। अब समझिएगा ध्यान से, फोकस दूरी क्या होता है? तो फोकस बिंदु और दर्पण का ध्रुव का जो बीच का दूरी होता है इसे कहते हैं फोकस दूरी। यानी कि यहां तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसको छोटकी एफ से सूचित करते हैं। आगे समझ में ना? कमेंट कीजिएगा आपको सब पॉइंट समझ में आया या फिर नहीं आया, जितना बता रहे हैं, नहीं तो बाद में शिकायत नहीं भैया, है ना? कमेंट कीजिएगा। यदि समझ में अगर नहीं आया होगा तो एक बार इसको रिपीट कर देंगे हम। इसे कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। बीच में आपका होता है फोकस। और फोकस, और देखिए ध्यान से,
फोकस बिंदु और दर्पण का ध्रुव का जो बीच का दूरी यहां से यहां होता है लाड लो, उसे कहते हैं हम लोग फोकस दूरी। इसको छोटकी एफ से सूचित करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये तो समझ में आप लोग को आ गया। चलिए दर्पण का द्वारक भी सीख लेते हैं। द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? किसी दर्पण की मोटाई या वक्रता को दर्पण का द्वारक कहते हैं। वक्रता को द्वारक कहते हैं, द्वारक कहते हैं, मिस्टेक, द्वारक कहते हैं। अब समझ में आया ना आप लोगों को? अब समझिए, ये हुआ दर्पण, ये क्या हुआ? दर्पण। आप अपना भाषा में समझिए, द्वार का मतलब क्या हुआ? गेट हुआ। दर्पण का जो गोलाई जो गेट होता है ना, उसको दर्पण का द्वार कहते हैं। देखिए जरा ध्यान से, छोटा घर तो छोटा गेट, बड़ा घर तो बड़ा गेट। अब देखिए, ये दर्पण बड़ा है, इसका जो द्वार है ना, ये जो है घुसने वाला, इसी को द्वारक कहते हैं। इसका द्वारक बड़ा है, ये दर्पण छोटा है, द्वारक क्या है? छोटा है। अगर समझ में दर्पण का द्वारक। चलिए बस क्लास को बस यही पे संपन्न करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको लोग समझ में आया फिर ठीक है ना। तो बहुत जल्दी आपका सेशन खत्म होने वाला है, मतलब यहाँ जो है ना चैप्टर खत्म होने वाला। चैप्टर खत्म होने के बाद पता क्या करेंगे, जो आपका भारतीय भवन बुक है ना, उसका पूरा सोल्यूशन करने वाले हैं। बहुत ही मजा आएगा। लेकिन हाँ, उन्हीं को समझ में आएगा जो पूरा हर एक पार्ट देख लिया होगा, उन्हीं को समझ में आएगा। तो ये तो हो गया। चलिए था एक चीज आपको हम समझा देते हैं, ठीक है ना। क्या समझाने वाले हैं? तो आपको हम समझाने वाले हैं भैया, चलिए दिख रहा है ना, समझाने वाले हैं कि फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से। चलिए देखिए, ये हमारा होता है फोकस बिंदु होता है, ये हमारा होता है वक्रता केंद्र होता है। इसे कहते हैं प्रधान, इसे कहते हैं ध्रुव कहते हैं। यहां से फोकस और वक्रता फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, माफ कीजिएगा। इसको क्या कहते हैं भाई? फोकस दूरी कहते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस का दोगुना है। कहने मतलब हुआ, देखिए फोकस यहां से यहां तक है ना, लेकिन त्रिज्या यहां से यहां है। कहने मतलब हुआ हमारा त्रिज्या जो होगा वो फोकस का दोगुना होगा। तो फोकस क्या होगा? त्रिज्या का आधा हो जाएगा। कहने मतलब है, यदि मान लिया जाए यहां से यहां पूरे आपका आर का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो एफ का मान क्या होगा? उसका आधा हो जाएगा। यानी कि आपका आर का मान इतना है 10 है, तो फोकस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यदि मान लिया जाए कि आपका फोकस कुछ और है, मान लिया जाए कि आपका जो है ना मान लिया जाए हमारा फोकस जो ना 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगा? तो त्रिज्या तो भैया हमारा त्रिज्या जो है फोकस दूरी का 2 गुना होता है। कहने मतलब हुआ 2 गुना तो आपका हो जाएगा क्या? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहने मतलब हुआ, बस ये आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे थे कि त्रिज्या जो है फोकस दूरी का 2 गुना होता है और फोकस दूरी त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, क्लियर है सबका? तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। आप लोग अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग को समझ में आया या फिर नहीं आया। ठीक है, वंदे मातरम।